पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 हरिहर काका, जिसके लेखक है मिथिलेश्वर जी। इस पाठ में हम जहाँ से रुके थे वहीं से स्टार्ट कर रहे थे। हमने आगे के लेक्चर में देखा कि किस प्रकार हरिहर काका के भाइयों ने हाथापाई शुरू की और हरिहर काका अपने बचाव के लिए एक ही उपाय उनके पास था, चिल्लाना। और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके भाई जब तक उनके मुंह में कपड़ा घुसे उससे पहले उनकी आवाज जो है गांव के लोगों तक पहुंच जाती है। गांव के लोग उनके यहाँ एकत्रित हो जाते हैं और लोग आपस में बातें करते हैं कि इन लोगों का घर का मामला है, निजी मामला है। पर तब तक यह बात ठाकुरबाड़ी के महंत को भी पता चल जाती है और वह पुलिस की जीप को लेकर वहां धमकते गए। पुलिस के आने के बाद निजी मामला का सवाल जो है वो खत्म हो जाता है। घर की तलाशी ली जाती है और हरिहर काका जो है ठाकुरबाड़ी में जिस हालत में मिले थे ठीक वैसी ही हालत में घर के बरामदे में से मिले। यहाँ तक हमने अगले लेक्चर में देखा था। अब आगे देखते हैं। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म और अत्याचार किया है, कि जबरन बलपूर्वक अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मार पीट की है और उनकी दुर्गति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांवों पर कई जगह जख्मों के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छिड़कर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजों तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। चंपत हो जाना यानी गायब हो जाना। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे थे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले थे। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए थे। असल में भाइयों को चिंता थी हरिहर अकेले रहने लगेंगे। तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें घर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की तब नेपथ्य में रहकर ही यानी कि पर्दे के पीछे रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैर से कसकर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। हरिहर काका के साथ अब तक जितनी घटनाएं घटी उन सब में एक घटना जो है वह सबसे अंतिम घटना थी। इस घटना के बाद हरिहर काका जो है वो अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी 4 पुलिसों को तैनात कर दिया गया। हालांकि उनके भाई जो है उनके भाई जो है वह चिंतित थे कि यदि हरिहर काका अकेले में रहेंगे तो फिर से पुनः ठाकुरबाड़ी का महंत उन्हें आकर
यदि हरिहर काका अकेला रहेगा तो फिर उनके भाई जो है वो पुनः उन्हें दबोचेंगे। इसलिए हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की। तब नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे रहकर भी भाइयों और मोहन दोनों ने पैसे खर्च कर उन्हें यह सहायता पहुंचाई। जहां तक मैं समझता हूँ, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क है कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। लेखक कहते हैं, जहां तक लेखक की सोच है, लेखक समझ सकते हैं फिलहाल जो हरिहर काका और हरिहर काका जो है वह पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा तो ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत काका के भाई के प्रति पूरी तरह सतर्क है और गांव का अन्य कोई व्यक्ति भी काका से जोर जबरदस्ती या सद्भाव या मधुर व्यवहार करके उनका ध्यान अपनी ओर खींच ले, इन प्रयत्नों में दोनों दल जुटे हुए थे। गांव में एक नेताजी थे, वह न तो कोई नौकरी करते थे और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है, पर तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव उनका नाम अमर हो जाएगा और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। अब गांव में एक नेताजी जो है वह ना तो नौकरी कर रहे हैं, ना खेती, ना गृहस्थी, फिर भी 12 महीनों जो है मौज उड़ाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक राजनीति की जादुई छड़ी आ जाती है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है, पर तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों से साथ उनके पास पहुंचता है और एक प्रस्ताव रखता है कि आपकी जो जमीन है उसमें हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए, जिससे गांव का विकास हो और उनकी जमीन का सही उपयोग भी हो। और लेकिन हरिहर काका के ऊपर अब ऐसी कोई भी बात का प्रभाव पड़ने वाला नहीं था, ऐसा कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। इसलिए नेताजी भी वहां से निराश होकर वापस लौट जाते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र में है हरिहर काका। आंगन में खलिहान अलावा बगीचे, बरगद, हर जगह उन्हीं की चर्चा होती है। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है, तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा,
एक बात जो है वो हर जगह, चाहे आंगन हो, चाहे खेत हो, खलिहान हो, या बगीचे हो, या बजट के पेड़ का वृक्ष हो, पर हर जगह एक ही चर्चा होती रहती है कि महंत ठाकुरबाड़ी के महंत के पास भी हरिहर के अंगूठे के निशान है और उनके भाइयों के पास भी उनके अंगूठे के निशान है। तो उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, यही चर्चा का विषय पूरे गांव में है। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। अब जिसके पास जितनी भी नॉलेज होती है वो उनसे 10 गुना ज्यादा ही बोल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती है। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपने पक्ष करता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते हैं कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। दोनों पक्ष के लोग जो है वो अपनी अपनी राय बताते हैं। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, जब खबर बिजली की तरह फैल जाती है। ठाकुरबाड़ी में एक बात जो है वह बिजली की तरह फैल जाती है। एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जिसे खबर हाथ लगती है और नमक मिर्च मिलाकर उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है। जिस व्यक्ति के पास जो भी खबर होती है वह उसको बढ़ा चढ़ाकर उनके पास आगे पहुंचा देता है। मतलब कि जो कोई भी बात, किसी को भी जो भी बात मिलती है उन सभी बात में मिर्च मसाला लगाकर आगे प्रस्तुत करता है। एक खबर आती है कि मोहन जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। अब कुछ ऐसी भी खबर आने लगी कि मोहन जी और उनके भाई आपस में ऐसा सोच रहे हैं कि आखिर हरिहर काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया। यदि खत्म कर दिया होता तो ये बात आगे बढ़ती ही नहीं। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। एक दूसरी खबर भी ऐसी आती है कि यदि हरिहर काका मर जाएंगे तो उन्हें अग्नि दान कौन करेगा। तो कुछ कहते हैं कि ठाकुरबाड़ी के और हरिहर काका के परिवार के बीच खून की नदियां बहेगी। ऐसी बातें, ऐसी खबरें आने लगती हैं। और तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह ने उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उनके नाम की टूटी बोलती है। मतलब कि बुटन के नाम की छाप इतनी खराब है कि लोग उनसे डरते हैं। तीसरी खबर के अनुसार हरिहर काका की मृत्यु के बाद हरिहर काका के भाई जो है वो बुटन से मिल जाएंगे और उनके 15 बीघे में से 5 बीघा जो है वह 5 बीघा जो है वो बुटन लेगा और बाकी की जमीन उनके भाइयों को मिल देगी। इस तरह वह खबर आती है। चौथी खबर आती है कि मोहन जी ने निर्णय ले लिया है हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। रहस्यात्मक और भयावह खबरों के गांव का आकाश आच्छादित ढका हुआ हो गया है।
लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही, इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी है। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठला कर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन है, अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए थे। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारते रहते थे। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते थे, लेकिन उनके पास अब करने के लिए कोई बात नहीं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर भी खूब मौज मस्ती से रह रहे थे। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। एक कहावत है, अब तक जो नहीं खाया था वो दोनों झूठ उसका भोग लगा रहे थे। अब जो रहस्यात्मक भावी खबरों से गांव का आकाश जो है वह ढका हुआ है, आच्छादित है। वो दिन प्रतिदिन इसी आतंक का माहौल में जा रहा है। सबके मन में यही बात आती है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आया नहीं है, एक दिन तो मरेगा ही। और जिस दिन यह घटना घटेगी उस दिन भयंकर तूफान की चपेट में एक गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने में एक पूरा गांव इनकी चपेट में आएगा ही, इसलिए लोगों को मन में अंदर भय भी था और इस बात की प्रतीक्षा हुई, और इसे झुठला कर उसका आगमन भी टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका जो है वो एकदम बिना बोले अपनी शेष जिंदगी काट रहे हैं। उन्होंने नौकर रख लिया है, वह उन्हें बनाता है और खिलाता है। उनके हिस्से से जमीन में जो भी फसल होती है उससे वह चाहते तो अपनी जिंदगी मौत से बिताते, पर वह गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, पर कोई जवाब नहीं मिलता। आंखों से बराबर आकाश को निहारते रहते। गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते, लेकिन उनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं थी। अब पुलिस के जवान जो है वो हरिहर काका के खर्चे पर भी खूब मौज मस्ती कर रहे थे। जिसका धन वह रहे उपास, खाना वाला करे निवास। एक कहावत है, इसका अर्थ है कि जिसके पास धन है वह उपवास कर रहा है, और खाना जिसके पास जो कुछ धन है वो उपवास कर रहा है, और जिसके पास कुछ नहीं है वह भोग विलास कर रहा है। अब तक जो नहीं खाया था, अब तक इन पुलिस कर्मियों ने कुछ नहीं खाया हुआ था, वो सब भी दोनों वह उसका भोग लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कहानी का जो हमारे मन में क्वेश्चन था कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो हरिहर काका गूंगेपन का शिकार हुए, ऐसे कौन सी घटना घटी, जिसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सारी बात अब हमारे सामने स्पष्ट है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं और सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं, पर स्वार्थ के लिए जो स्वार्थी लोग हैं वो लोग अपने साथ अपनों को भी धोखा देते हैं। इसलिए हमें अपने साथ रहने वालों से भी सतर्क रहना चाहिए। इस कहानी से हमें